तो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 फाइनली खत्म हो गया और आगे बढ़ने से पहले इस वाले वीडियो में सीजन 5 और जितना भी स्ट्रेंजर थिंग्स है उन सारी चीजों को लेकर स्पॉयलर्स होंगे एंड इफ यू आर ओके विद इट तो आखिरी में जॉइस ने जो वेक्ना की गर्दन धड़ 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 करके काटी है वो ऐसा लग रहा था कि उसकी नहीं बल्कि हमारे आगे फ्यूचर प्लान्स की गर्दन काटी जा रही हो बिकॉज कुछ तो है, मतलब कुछ तो छोड़ा है। खैर एक एक करके सब चीजों पे बात करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद वेक्ना। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मोस्ट बड़ा पार्ट जो हम लोगों ने सीजन 4-5 में देखा कि आखिरकार फिनाले में उसकी कहानी थी क्या, वो जो गुफा में सब कुछ हमको दिखाया गया। तो देखो, जिन भी लोगों ने मेरा ओरिजिन वाला वीडियो देखा हुआ है वेक्ना का, दे माइट रियलाइज कि मैं कहां जाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एडमिट कि जो फिनाले है उसके पास इतना टाइम नहीं था, या जो आखिरी में डफो ब्रदर्स ने कैरेक्टर्स के आर्क्स को क्लोजर प्रोवाइड करने के लिए टाइम दिया, शायद उसका एक छोटा सा पार्ट इसकी बैक स्टोरी को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए दिया जा सकता था। बट हियर वी आर, भाई किस लिए बैठा है। तो देखो, इसके पीछे की कहानी कुछ कुछ ऐसी है कि डॉक्टर ब्रेनर के जो पिताजी होते हैं वो यूएस गवर्नमेंट की एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट होते हैं, जहां पर ये एक समुद्री जहाज को टेलीपोर्ट कराने की कोशिश कर रहे थे और ये काइंड ऑफ सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन बस वो जहाज पहुंच जाता है एबिस में। एबिस में पहुंचने के बाद उस जहाज पे जितने भी लोग हैं उन सबकी जान चली जाती है सिवाय डॉक्टर ब्रेनर के पिताजी के। उनकी मुलाकात होती है माइंड फ्लेयर से, जो वेक्ना मतलब हेनरी की तरह उनके डीएनए को परमानेंटली ऑल्टर कर देता है। जब वो वापस आते हैं तो यूएस गवर्नमेंट उनको स्टडी करना शुरू कर देती है। बहुत हाई चांसेस हैं कि वो पत्थर का टुकड़ा जो है वो अपने साथ लेके आए हों और उसे एक रशियन स्पाई उस लैब से चोरी करके ले जाने लगता है, जो हम लोगों ने उस केव में देखा था। और तब उनकी मुलाकात उस गुफा में हेनरी से होती है, जो उसको शूट करते हैं। हेनरी उनका पत्थर से सिर फोड़ देता है, उस सूटकेस को खोलता है, उसमें से उस पत्थर के टुकड़े को निकालता है जिसमें कुछ वियर्ड ऑब्जेक्ट होता है जो हेनरी की ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। और तब पहली बार हेनरी क्रील का एनकाउंटर होता है माइंड फ्लेयर से, जो उसको कहता है कि फाइंड मी। तो बस हेनरी क्रील जो है वो परमानेंटली चेंज हो गया। लेकिन इस मोमेंट को जब विल हेनरी के साथ विटनेस करता है उस गुफा में, तो वो कहता है कि तुम खुद भी मेरी तरह ही एक वेसल थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन तब यहाँ पर हेनरी ये चीज बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेनरी खुद चाहता था, उसके अंदर एक डार्कनेस थी जिस वजह से वो साइंटिस्ट पे अटैक करके उसको मार ही डालता ऑलमोस्ट। मतलब माइंड फ्लेयर हेनरी की बॉडी में एक पैरासाइट की तरह तो रह रहा था, लेकिन इसमें हेनरी की भी मर्जी शामिल थी। उसने ऐसे अनविलिंगली उसको एंटर करने नहीं दिया, चाहता तो वो उसको फाइट कर सकता था। लेकिन दोनों एक ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं जहां पर माइंड फ्लेयर हेनरी को पावर्स देता है और हेनरी बदले में उसको एक प्रॉमिस देता है कि वो उसके एबिस को अर्थ के साथ मर्ज करके उसका जो पूरा हाइव माइंड है उसको एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं था कि एक चीज दूसरे को कंट्रोल कर ली, दे वर बेसिकली वन। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर इस पूरी कहानी को ना 10-15 मिनट और दे दिए जाते तो इट वुड हैव बीन सो इजी टू फिगर थिंग्स आउट। स्पेशली तुम सोचो, जॉइस, हॉपर और उसके अलावा मिस्टर एंड मिसेस व्हीलर, इन तीनों का तो मेंशन कर ही दिया है। और भी जितने डस्टिन लूकस इनके माँ बाप है ना, ये भी उसी हाई स्कूल में मोस्ट लाइकली उसी सेम क्लास में थे जब हेनरी भी वहां पर था। सो दे वर प्रैक्टिकली क्लासमेट्स, लेकिन इस बात का कभी भी मेंशन किया ही नहीं जाता। इतना ही नहीं, जो जॉइस का प्ले था उसमें हेनरी प्रोटैगनिस्ट था। ये सारी बातें हमको कभी बताई नहीं जाती कि वो कितना क्लोजली कनेक्टेड रहे एक टाइम पर। फिर इसके बाद हेनरी की तो जो भी कहानी है वो सब हम लोगों ने देख ही ली है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि क्या बाय एनी चांस हेनरी, वेक्ना, माइंड फ्लेयर ये सरवाइव कर पाए? देखो, इसके एंड में वेक्ना का तो बहुत ही क्लियर कट दिखा दिया गया है कि क्या हुआ है। There is no chance he can survive that। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना पड़ रहा था कि भाई वेक्ना जो है वो बुलेट प्रूफ था, उसको आर्मी वाले गोलियां मार रहे थे, वो उस पर असर नहीं कर रही थी। तो 11 ने एक दांत कैसे घुसेड़ दिया? तो इसका बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि दोनों सर्कमस्टांसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब वेक्ना आर्मी वालों से लड़ रहा था तब वहां पर माइंड फ्लेयर नहीं था। इस मोमेंट पे माइंड फ्लेयर पे खुद अटैक हो रहा है, जिस वजह से वेक्ना ऑलरेडी वीक था। प्लस विल उसके माइंड में एंटर करके उसका हाथ तोड़ देता है। मतलब वो मल्टीपल फ्रंट पे बैटल चल रही थी, इसी वजह से 11 उसको दांत में घुसेड़ देती है। तो देखो, वेक्ना का सीन तो खत्म है। इसके बाद अगर माइंड फ्लेयर की बात करें ना, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि एक तो हम लोगों ने उसकी बॉडी देख ली, जो मैंने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, बट स्टिल तो उसकी बॉडी देखी, उसमें उसका हार्ट था, जिसको जब वेक्ना मरता है तो वो खुद भी पंप करना बंद कर देता है। इट मींस कि माइंड फ्लेयर मर चुका है। दिस इज वेयर द ट्रिकी पार्ट कम्स इन कि क्यों, मतलब वो वेक्ना से कनेक्टेड था। आई अंडरस्टैंड कि अगर वेक्ना मरा तो वो भी मर गया, लेकिन वो तो हाइव माइंड है ना, वो एक ऐसी एंटिटी है जो ऑलरेडी एबिस में पहले से एग्जिस्ट कर रही है। तो व्हाट आई थिंक इज कि यहाँ पर ना डफो ब्रदर्स ने काफी ज्यादा स्पून फीडिंग करी है हर एक चीज की, एंड यहाँ पर उन्हें लगा कि आगे के सीजन का पोटेंशियल हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए हमें चैप्टर क्लोज करना है। तो बस यहाँ पर दिखा दो कि उसका हार्ट बीट होना बंद हो चुका है, जिसका मतलब ये कि माइंड फ्लेयर भी मर गया। अगर 8-10 साल बाद कभी मौका मिला फिर से इसका नेक्स्ट सीजन बनाने का, जहां पर माइक, डस्टिन, विल, लूकस ये सारे के सारे वापस आते हैं बड़े अंकल बन के, तो फिर
हम लोग मतलब करेंगे, माइंड फ्लेयर को भी ले आएंगे। सो या फॉर नाउ माइंड फ्लेयर इज डेड एज वेल, एंड वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि अगर वो जिंदा है तो वो अपने डायमेंशन में है, ये लोग अपने डायमेंशन में है। अपसाइड डाउन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो जो एग्जॉटिक मैटर था वो उसकी वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ दोनों थे। एज सून एज दे डिस्ट्रॉयड इट, अपसाइड डाउन कोलैप्स हो गया और इसके साथ में इन लोगों का आपस में कनेक्शन भी। पर ये चीज इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग पता है क्या है? सीजन 2 में हम लोगों ने डेमोडॉग्स देखे। सीजन 4 में एडी को मारने के लिए वो डेमो बैट्स आए थे। इसके अलावा डेमोगॉर्गन्स तो उसके पास थे ही। वो सब कहां गए? जब ये लोग माइंड फ्लेयर के शरीर पे अटैक कर रहे थे, हमको पहले से बताया गया कि एबिस में एग्जिस्ट करने वाली ये सारी क्रीचर्स, एंटिटीज है जिनको वो हाइव माइंड कंट्रोल कर रहा है, तो वो कहां थे फिर? आए क्यों नहीं बचाने? अब इसका जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है मुझे नहीं पता। ऐसा मे भी ऐसा हो सकता है कि ये जो पूरा शरीर था ना, माइंड फ्लेयर की जो इंटायर बॉडी थी, हो सकता है कि इन्हीं क्रीचर से मिलके बनी। बिकॉज माइंड फ्लेयर जो हम लोगों ने सीजन 4 में देखा था वो एक फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो बस हवा में फ्लोट करने वाला धुआं था। तो मे बी हेनरी ने ऐसा, वेकना ने ऐसा सोचा हो, जिसको माइंड फ्लेयर पैरासाइट के फॉर्म में पकड़ के रखा हुआ था, कि जब ये दोनों दुनिया मर्ज होंगी तब वहां पर माइंड फ्लेयर को भी तो एक शरीर लगेगा। तो इसी वजह से उसने इस पूरी घोंसले नुमा चीज का क्रिएशन किया जो उल्टी हो जाने पे एक स्पाइडर मतलब माइंड फ्लेयर की बॉडी की तरह भी एक्ट करेगी। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग थिंग्स एट दिस पॉइंट, बट इसका कोई और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डेमोडॉग्स, डेमोगॉर्गन्स और डेमोबैट्स आखिरकार वहां पे थे क्यों नहीं। फिर नेक्स्ट अगर बाकी कैरेक्टर्स के बारे में बात करी जाए तो देखो, सबसे पहले हॉकिंस आता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था, तो इसके साथ वही किया सरकार ने जो पहले से करती आ रही है। इस पूरी चीज को एक अर्थक्वेक का नाम दिया एंड एवरीथिंग वाज गॉन, इंक्लूडिंग डॉक्टर के, जो कि मुझे लगता है मोस्ट इररिलेवेंट कैरेक्टर थी इस पूरे सीजन में। कोई काम ही नहीं था, मैडम बस एक गाड़ी से बैठ के लोकेशन टू लोकेशन पहुंच रही है जैसे जोमेटो की डिलीवरी देनी हो। तो डॉक्टर के जो है वो निकल गई। उनका एक्सपेरिमेंट जो वो 11 के साथ करना चाहती थी, वही डॉक्टर ब्रेनर वाला, मतलब वो लोगों को प्रेग्नेंट, मतलब औरतों को प्रेग्नेंट करके उनके बॉडी में 11 का ब्लड डाल के सुपर बेबीज प्रोड्यूस करना, वो नहीं कर पाई बिकॉज 11 जो है वो चली गई। उस पर भी आगे बात करेंगे। सो शी वेंट अवे एज वेल। इसके बाद अगर हम हमारी गैंग पे आए तो सबसे पहले स्टीव, रॉबिन, जॉनथन, नैन्सी। तो इन सब लोगों ने अपने अलग अलग पाथ चूज कर लिए। जॉनथन जो है वो एक डायरेक्टर बनने चल पड़ा है। उसके बाद नैन्सी जो है वो जर्नलिज्म को परस्यू कर रही है। स्टीव वहीं हॉकिंस में एक बेसबॉल टीम का कोच बन चुका है। एंड ये लोग आखिरी में एक पैक्ट बनाते हैं कि महीने में एक बार मिलेंगे एक कॉमन लोकेशन पे, जो कि रॉबिन के अंकल का घर है, जहां पर जॉनथन एक मूवी शूट करना चाहता है एंटी कैपिटलिज्म के ऊपर, और उसमें भी ना उसको एक बॉयलर रूम की जरूरत है क्योंकि वो एक कैनिबलिज्म वाली एंगल को दिखा रहा है। सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, बट यहां पर ना एक स्पिन ऑफ का पोटेंशियल है। अगर ये लोग चाहें तो इन चारों को ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि एक घर में है, वहां पर पूरा ऐसे कोई कैनिबलिज्म, मतलब इट कैन एक्ट, यू सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस, राइट? मतलब दिखा सकते हैं कि उसके अंकल जो है वही कुछ शेडी एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घर में कुछ शेडी एक्टिविटी हो रही है, या फिर जब ये मूवी बनाते हैं तब कुछ शेडी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। एंड बाय शेडी एक्टिविटी आई मीन हॉरर। यू नेवर नो। फिर डस्टिन, लूकस, माइक और विल मैक्स के साथ मिलकर D&D का एक आखिरी गेम खेलते हैं, जहां पर थोड़ी सी सिंबॉलिज्म दिखाने की कोशिश करी है। एक वैम्पायर है, फिर इसके बाद वहां पर वो 11 को लेके आता है जो एक मेज होती है, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है एक आखिरी बार और उन सब की जान बचा लेती है एंड दे काइंड ऑफ विन। उसी सेम मोमेंट पे इन लोगों ने सीजन 1 का भी एक रेफरेंस फेंका जो कि फायर बॉल वाला था। मतलब विल के पास एक ऐसी चॉइस होती है जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थी, बट स्टिल ही चूजेस एंड डाइज। तो वो यहाँ पर भी इन लोगों ने कोशिश करी, बट फिर वो 11 वाला एंगल लेके आ गए। तो ये पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स के कैंपेन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है यहाँ पर। एंड इसके बाद ये सब अपनी किताबों को रखते हैं, वहां से निकल जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो पासिंग द टॉर्च वाला सीन हो गया, क्योंकि फिर माइक की बहन और वो डेरेक एंड दे ऑल कम इन, वो खेलना शुरू करते D&D। लेकिन इसी सेम मोमेंट पर माइक जो है वो 11 की कहानी बताने की कोशिश करता है, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि 11 जो है वो इन अ वे अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है, क्योंकि उसको पता होता है कि डॉक्टर के और जो बाकी की पार्टी है वो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो माइक कम्स अप विद दिस थिंग कि एक्चुअली में वो मरी नहीं है, क्योंकि वहां पर जो डैम्पनर्स लगाए गए थे, जो जितने भी सुपर बेबीज हैं इनको इफेक्ट करते हैं, तो 11 अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर रही थी, विच इज एक्चुअली ट्रू बाय द वे, क्योंकि वो माइक को अपने दिमाग में लेके जाती है, वो माइंडस्केप में आपस में बात करते हैं एक साथ, और अगर ये डैम्पनेस वहां पे थे तो फिर 11 टेक्निकली ये चीज नहीं कर पाती। एंड आई एग्री विद दिस थ्योरी कि 11 जो उसने ट्रिकरी का इस्तेमाल किया और माइक के साथ माइंडस्केप में बातचीत करके चुपचाप वहां से कट ली। आई बिलीव, ठीक है, शी इज अलाइव। लेकिन फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है, और वो है काली की। I mean, हम लोगों ने देखा कि शी टुक अ बुलेट और हमारे सामने उसकी मौत हुई है, तो फिर
कैसे उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि वो मरी नहीं थी, लेकिन गोली लगने के बाद इतनी लंबी रेंज तक अपनी पावर्स का यूज करना, स्पेशली तब जब हमने पिछले ही वॉल्यूम में देखा था जब हॉपर और 11 उसको भगा के ले जाने की कोशिश करते हैं तो उसका इल्यूजन फेल हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। डॉक्टर के ये बात रियलाइज कर लेती है तो वो कहते हैं कि मैं रेंज से बाहर निकल चुकी हूं, जबकि वो लोग अपसाइड डाउन के अंदर ही थे। तो फिर काली ने हॉकिंस की लैब से एक इल्यूजन अपसाइड डाउन के मेन गेट जो कि हॉकिंस लाइब्रेरी पे था वहां तक कैसे इतनी लंबी रेंज का प्रोजेक्शन कैसे क्रिएट किया, वो भी तब जब उसे गोली लगी हुई थी। तो इसके लिए मेरे पास दूसरी थ्योरी है और वो ये कि काली को एक्चुअली में गोली लगी ही नहीं। मतलब वो जो पूरा सीन हॉपर के साथ हमको दिखाया गया ना, दैट एक्चुअली वॉज नॉट ट्रू। वो सब कुछ काली का एक इल्यूजन था। और इसमें ना फिर बहुत वाइल्ड जाना पड़ेगा तुम लोगों को। काली को मे बी हो सकता है गोली लगी हो, मतलब मे बी काली इंजर्ड हुई हो, लेकिन इतनी नहीं कि उसकी जान ही चली जाए। और जब ये लोग वापस निकल के आ रहे थे तो उस ट्रक में काली भी इनके साथ थी, जिसने अपने इल्यूजन के थ्रू अपने आप को छुपा के रखा और फिर 11 के साथ वो खुद भी भाग के निकल गई। बिकॉज ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उसके पेट में गोली लगी है, उसको हॉपर ने अपनी आंखों से मरते हुए देख लिया, फिर भी उसने इतनी दूर से अपनी पावर्स का यूज किया इतनी बुरी हालत में। और नहीं, मैं नहीं मान सकता भाई, ये आई एम नॉट रेडी टू बिलीव दिस एक्सप्लेनेशन। मैं दूसरा वाला थोड़ा वाइल्ड जाएगा बट उसे मान लेता हूं। मैं अपनी थ्योरी को बिलीव करता हूं। खैर जो कुछ भी है, आई बिलीव दैट 11 इज स्टिल अलाइव। वो आइसलैंड में कहीं पर है। तुम लोग को एक रोस्ट वर्स याद होगा जिसमें मैंने बात करी थी कि हाँ वो आइसलैंड में उन लोगों ने शूट किया। आई चोज नॉट टू स्पॉइल, ठीक है। आई न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, आई जस्ट चोज नॉट टू स्पॉइल। बिल्कुल वैसे ही जैसे धुरंधर 2 की एंडिंग मैंने बचा के रखी अपने पास, नहीं स्पॉइल करी। बट या अगर फ्यूचर की बात करें तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है नेटफ्लिक्स पे और डफर ब्रदर्स पे। अगर इनके साथ भी वही रूसोस और मार्वल वाली हालत हुई तो ये मे बी 10 years डाउन द लाइन एक बार फिर से टीम अप कर सकते हैं, 11 और माइक का एक स्पिन ऑफ बना सकते हैं। हु नोज, मतलब ये कहानी ओपन एंडेड है एंड दैट इज फॉर अ रीजन। फिर मुझे डस्टिन की ग्रेजुएशन स्पीच बड़ी बढ़िया लगी। उसने एडी को ट्रिब्यूट दिया बिना एडी का नाम लिए। जिन लोगों को भी समझ में आया उनको समझ में आया। इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। फिर हॉपर जो है वो एक बार फिर से शेरिफ बन चुका है। ही एंड जॉइस फाइनली हैव दैट डेट एट एनजोस और वो वहाँ पे उसको प्रपोज भी करता है। वो हाँ बोल देती है। फिर कहानी यहाँ से आगे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे ये मॉन्टॉक नाम की एक जगह का नाम लेता है। एंड ये एक और कहानी है जिसको स्पिन ऑफ के फॉर्म में नेटफ्लिक्स वाले यूज कर सकते हैं, बिकॉज मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जहाँ पर ये कहा जाता है कि यूएस गवर्नमेंट वाले टाइम ट्रैवल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने अभी हॉकिंस में अपने पहले डॉक्टर ब्रेनर के साथ किए ना वो पूरे। दिस कैन एक्चुअली बी अ स्पिन ऑफ मटेरियल हियर। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, स्ट्रेंजर थिंग्स का नाम स्ट्रेंजर थिंग्स से पहले मॉन्टॉक होने वाला था। सो ये सारे ना ऐसे लूज थ्रेड्स हैं जो डफर ब्रदर्स ने जानबूझ के छोड़े हुए हैं। अगर नेटफ्लिक्स वाले चाहें तो इन पे कैपिटलाइज करके आगे शोज बना सकते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत हाई चांसेस हैं बनाएंगे भी। मे बी नॉट इमीडिएटली, लेकिन 3-4 साल में शायद हमको खबरें सुनने को मिले। फिर जब क्रेडिट्स रोल होना बंद होते हैं तो उसके एंड में वो किताब बंद होती है और दिखाते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स अ फैंटेसी गेम करके लिखा था। तो लोगों ने सोचा अरे भाई ये तो एक्चुअली सब दिमाग में चल रहा था, रियल था ही नहीं, इट वाज ऑल अ गेम। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये रियल था। बस ये जो किताब बंद हुई है ना, ये मुझे लगता है कि माइक की लिखी हुई किताब है, क्योंकि हमको दिखाया जाता है कि वो राइटर बन चुका है। तो आई थिंक ये माइक की किताब हो सकती है। एंड देखो, मैं जानता हूं कि पूरे शो में फिनाले में हर कहीं बहुत सारे फ्लॉज थे, प्लॉट होल्स भी अगर तुम ढूंढने जाओगे तो बहुत बड़े बड़े मिल जाएंगे जो ऑब्वियस नहीं है उसके अलावा भी। लेकिन ना आई काइंड ऑफ एंजॉयड इट। ये 2016 में मेरा पहला नेटफ्लिक्स का शो था, इसके लिए मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था पहली बार एंड इट काइंड ऑफ डिलीवर्ड। सीजन 1 वॉज वेरी वाइल्ड, सीजन 2 में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए थे, उतना पसंद नहीं आया मुझे। सीजन 3 भी ठीक ठाक ही था, सीजन 4 मेरे पीक्ड लाइक एनीथिंग। फिर सीजन 5 भी काफी सही रहा। एंड इसके पीछे का एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि डफर ब्रदर्स को एक सीजन बनाते टाइम ये नहीं पता होता था कि उनको अगला बनाना भी है या नहीं। तो इसी वजह से ना वो सेल्फ कंटेन्ड स्टोरी क्रिएट करते थे जो आगे जाकर उतना सेंस नहीं बनाती है। बट एटलीस्ट ये उन शोज की तरह नहीं है जिनके पास जब तक कहानी थी तब तक तो वो एक्सीलेंट है। जहां से उन्होंने खुद अपना लिखना शुरू किया वहां से उनके दस्त भी शुरू हो गए। एटलीस्ट ये प्रॉपर एंडिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। हाँ, आई कंप्लीटली एग्री कि फिनाले के स्टेक्स उतने बड़े फील ही नहीं होते कि दुनिया खत्म होने वाली है और सब कुछ बहुत सेफ सा लगता है। कोई भी कैरेक्टर कभी भी डेंजर में लगता ही नहीं है। मे बी दैट्स द एंटायर पॉइंट ऑफ इट। अगर तुम इसको एक नटशेल में देखो ना, तो शायद ये स्ट्रेंजर थिंग्स का बस एक डंजन्स एंड ड्रैगन्स कैंपेन है, जिसके एंड में एक टीम मिलकर एक बड़े मॉन्स्टर को मारने का काम करती है। सबके अपने अपने रोल्स हैं एंड दैट इज हाउ इट एंड्स। आई डोंट नो, मतलब मैं बस ऐसी रैंट कर रहा हूँ। मे बी इट वॉज नॉट द एंड एंड जर्नी दैट मैटर्ड एंड आई एम ग्लैड आई वॉज देयर फॉर इट।
मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में, तुम बताना तुम्हें जैसा भी लगाओ। बाय बाय टाटा। और हाँ, मॉकटेल पे रेट करना मत भूलना, अगर तुमने देख लिया है तो mocktail.in जाओ, अपना अकाउंट बनाओ, कंप्लीटली फ्री है। जाओ एंड लेट पीपल नो कि तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। मैं मिलता हूँ अगले वाले में। बाय बाय टाटा।